गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। नो डाउट, डेफिनेटली। विषय को स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करें हम आपके बीच में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के परिवेश को देखते हुए, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट ऐसा है, मीन्स जो पर्यावरण हमारा है, हमारा जो क्षेत्र है वो ऐसा है कि जो एक सीजनली एक मौसम जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है हमारे आसपास सराउंडिंग एरिया पे जहाँ हम आप रहते हैं, आप देखेंगे कि जब भी मौसम या वेदर चेंज होता है तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं बॉडी में, कुछ ऐसे इन्फेक्शस डिजीज़ क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से हम आप सभी सामान्य से सामान्य नागरिक और एक अच्छे से स्वस्थ हेल्दी पर्सन्स भी उससे नहीं बच पाते हैं और कहीं न कहीं उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर डिस्कशन ऑल ऑफ़ यू कि हमको इससे सेफ़ रहना, सुरक्षित रहना है। मैं बात कर रहा हूँ डेंगू की, जो बीमारी इस समय चल रही है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे आपके आसपास बहुत ज़्यादा इस कंडीशन में ये होता है कि प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है और जिसकी वजह से बॉडी जो आपका एक तरीके से रिकवर नहीं कर पाता है और एक लंबा टाइम ले लेता है रिकवरी में। बहुत ज़्यादा आप वीक फील करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। तो प्लीज़ इससे सुरक्षा करिए, प्रोटेक्ट करिए। ख़ासकर उन विद्यार्थियों के लिए ये मैसेज इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और आने वाला जो टाइम होता है, कुछ ही समय बचता है एग्ज़ाम के लिए। अगर 2 से 3 दिन आप बीमार हो गए, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लॉस होता है। जो रूटीन वे होता है, जो आपने टाइम टेबल सेट कर रखा है, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक क्रिएट होती है। और जब एक गैप हो जाता है, जो कंटिन्यूटी होती है और उसमें जो गैप होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो फिर वो एक तारतम्यता बनना, यूँ कहें कि वो एक कंटिन्यूटी लाना दोबारा बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारे विद्यार्थीगण हैं जो स्टडी कर रहे हैं इस समय, वो जानते हैं अच्छी तरीके से इस चीज़ को। तो प्लीज़ प्रोटेक्ट, खासकर उन जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे, फिर से एक बार आपके सामने आ गए हैं आपके उसी इतिहास विषय को लेकर के जो मैं ऑलरेडी परिचर्चा कर रहा हूं। 2 पार्ट में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें मैं बता रहा हूं भौगोलिक परिदृश्य भारत के इतिहास का क्या है। इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। और जब तक भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत के इतिहास को नहीं समझेंगे, भारत के परिदृश्य को नहीं समझेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य को नहीं जान पाएंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तब तक इतिहास को समझना शायद मैं समझता हूँ उतनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी जितना होनी चाहिए। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन सब विषयों पर डिस्कशन कर रहा हूँ। धीरे धीरे इन वीडियोस को आगे बढ़ाऊँगा। ज़्यादा समय न लेते हुए हम कंटेंट्स पे आते हैं। मैंने बताया था किस तरह से भारत का भौगोलिक इतिहास या भौगोलिक परिदृश्य कितना है, किस तरह से उत्तर में आप देखेंगे तो हिमालय जो हमारा है वो बेल्ट कितना, कौन कौन से एरिया आते हैं, फिर हम तराई एरियाज़ में जाते हैं, फिर हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, फिर देते हैं उत्तरी मैदान के बारे में बात करते हैं, उत्तरी पर्वतीय मैदान के बारे में बात करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते करते फिर हम अब आ गए हैं इम्पॉर्टेंट जो है कि भाई कहीं न कहीं से जो हमने बात किया था, जो जैसे कहते हैं कि साउथ अफ्रीका या हम अफ्रीका, पूरे अफ्रीका की बात करते हैं। पूरे अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो एक भारत का जो मानव का इतिहास है, मानव प्रजाति का जो इतिहास है वो बहुत विस्तार है, बहुत विस्तृत है। और विश्व परिदृश्य में अगर हम बात करें, विश्व लेवल की बात करें, तो मानव जातियों के बारे में जो विवरण मिलता है सबसे पहले हम अफ्रीका में पाते हैं। और अफ्रीका में भी क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से मानव के इतिहास के बारे में बताया गया है, खोज किया गया है। हमारे पुरातात्विक विभागों ने सर्च किया, खोज किया गया। लेकिन यहाँ पे जो हम चर्चा करेंगे, भारत के भौगोलिक परिदृश्य में कहाँ कहाँ पे सबसे पहले मानवीय जातियों प्रजातियों का उदय हुआ और उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो इस कड़ी में ज़रा सा इम्पॉर्टेंट बात जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं आप लोगों से, देखें कि भाई सबसे पहला देखिए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करना सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स है। और मैं बता दूं कि आज भी आप देखेंगे तो हमारा उत्तर भारत एक अलग ही सांस्कृतिक परंपरा को डेवलप करता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। मैं बात कर रहा हूँ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से। तो देखेंगे जो उत्तर भारत का समीकरण है, सांस्कृतिक
या आप देखेंगे जैसे कि व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे, या जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वह दक्षिण भारत से काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता लेकर के है। इसका मूल कारण ये था, कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे एरिया थे जो हमारे भारत को उत्तर भारत से और दक्षिण भारत से अलग करते थे। उन्हीं विषयों के बारे में बात करेंगे। समय बहुत ज़्यादा न लेते हुए हम डिस्कशन करेंगे। आप देखें, पहला पॉइंट हमने राइट किया है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करना। पृथक का मतलब होता है अलग, ये जानते रहिएगा। पृथक का मतलब होता है अलगाव होता है, ठीक है ना। पृथकता मतलब जब हम बात करते हैं अलग की, कि ऐसे कौन कौन से समीकरण हैं जो हमारे भारत को उत्तर से दक्षिण को अलग करते हैं, ठीक है। तो आप देखें, सबसे पहले अगर बात करें तो दो नदियों का जो एरिया है, एक आपका नर्मदा और दूसरी आपकी ताप्ती। ये दोनों नदियां भारत को यानी दक्षिण से और उत्तर भारत में विभक्त करने का काम करती हैं, यानी अलगाव का काम करती हैं। दूसरा आप देखेंगे जो आपका विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ठीक, ये जानते रहिएगा। दूसरा क्या, कौन सा ऐसा एरिया है जो कि हमारे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ये भी हमारे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करती हैं। इज इट क्लियर। और तीसरा है महाकांतर के वन, इन द सेंस जो हमारे तराई एरिया के वन संपदा हैं, वन एरिया हैं, वो हमारे भारत को उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करते हैं। तो 3 पॉइंट्स हमारे इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। पहला आपका है नर्मदा ताप्ती रिवर्स, जो हमारे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करती हैं। और दूसरा आपका विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा महाकांतर के वन, ये जानते रहिएगा। और आपको बता दें दोस्तों, इसी विभक्ता के आधार पर अगर आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसी विभक्ता के आधार पर अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, जरा सब मैं इसको छोड़ के रखा था ये जगह, तो उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पहला है आर्य संस्कृति का विकास हुआ, ठीक है, आर्य संस्कृति का, ठीक है, ये जानते रहिएगा। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति का विकास होता है। किसका? द्रविड़ संस्कृति का। इज इट क्लियर? ये जानते रहिएगा, ठीक। तो उत्तर भारत में आप देखेंगे तो आर्य संस्कृति का बहुत बड़े पैमाने पर विकास होता है, लेकिन वही दक्षिण भारत देखेंगे तो दक्षिण भारत आर्य संस्कृति से काफ़ी अछूता रहा है। सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है भौगोलिक परिवेश, ठीक है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लेके आया हूँ कि पहले भौगोलिक दृष्टिकोण से हम बात करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्या है, ठीक है। तो सबसे भौगोलिक प्रदेश में अगर बात करें तो नर्मदा और ताप्ती नदियों का बहुत बड़ा रोल होता है किसी रेखा को विभाजित करना, किसी गलियारे को विभाजित करना, किसी एक ऐसे भौगोलिक एरिया या क्षेत्र को विभाजित करना, और वो यहाँ पे आपकी नर्मदा और ताप्ती ये रोल प्ले कर रही हैं। दूसरा जो पहाड़ी एरिया है, जैसे अगर हम बात करें तो देखें तो जो चाइना का एरिया है, या हम बात करें पाकिस्तान का भी कुछ एरिया पड़ जाता है, और फिर इस कड़ी में नेपाल से अगर हम बात करें तो उत्तर का जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय रेंज जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये हिमालय रेंज आप जानते हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक रेंज। वो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू चला जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आज भी आप देखें तो एक तरीके से बाउंड्री वॉल का काम करता है हमारा, और ये भी एक तरीके से विंध्य और सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये भी भारत को अलग करती हैं, जिसकी वजह से आर्य संस्कृति कभी भी दक्षिण भारत में इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। और आर्य संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ा वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, और यहाँ पे दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति का पर्याय बन जाता है। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। एक तो उत्तर भारत में कौन सी संस्कृति का विकास हुआ? आर्य संस्कृति का। दक्षिण भारत में कौन सी संस्कृति विकसित हुई? द्रविड़ संस्कृति। बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुई, फिर भी इसकी बहुत बड़ी परंपरा डेवलप्ड हुई हमारे साउथ इंडिया में, ठीक है ना, ये जानते रहिएगा पहला। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो आपको याद है कि भी महाकाव्यों और पुराणों में अगर बात किया जाए
हमारे जो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत जो एपिक कहे जाते हैं आप जानते हैं, और पुराण जो आप देखते हैं जो 18 पुराण हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण पुराण, अगर आप पुराणों के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, वामन पुराण, ओके, तो इन सब पुराणों में भी आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर चर्चा किया गया तो भारत को क्या कहा गया, भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया। भारतवर्ष का मतलब होता है भारत का देश, ठीक, ये जानते रहिएगा, ठीक है। महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया हमारे भारत को, और भारतवर्ष का मतलब होता है भारत का देश। और आप ये भी एक जान लीजिए कि ऋग्वैदिक काल में अगर देश का नामकरण देखें तो ऋग्वेद में एक आता है प्रमुख जन होता है जिसको हम लोग बोलते थे भरत जन। क्या बोलते थे? भरत जन। भरत जन के नाम पर भी भारतवर्ष नाम पड़ा, और इसको पहले क्या कहा जाता था? आर्यावर्त भी कहा जाता था, क्योंकि आर्य संस्कृति यहाँ पे आगे डेवलप्ड हुई थी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्यावर्त भी कहते हैं। तो कई नाम जाना जाता है, ठीक है ना। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान नाम, इंडिया मैंने बताया था यूनानियों ने दिया था, ठीक। उसके बाद हिंद और हिंदुस्तान जो नाम था, जो अरब के जो व्यापारी आए या अरब के जो ट्रैवलर्स आए, यानी मैं मुस्लिम आक्रांताओं की बात करता हूँ, मध्यकालीन पीरियड में तो हिंदुस्तानी या हिंद कहा गया। उसके बाद महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष कहा गया, और भारतवर्ष का मतलब होता है भारत का देश। मैंने बताया ऋग्वैदिक काल में भरत एक जन हुआ करता था, जैसे भरत इन द सेंस आप देखेंगे जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ाएंगे तो उसमें 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें आपके जो सुदास जो थे आप थे, ठीक है ना, उनके राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, बाद में वो जीत करके विजयी हुए थे, तो उसके बाद की बात है। तो ये जानते रहिएगा ऋग्वैदिक पीरियड में भरत जन हुआ करते थे, भरत जन के नाम पर यह संबोधन किया जाता है, मतलब भारत को भारतवर्ष कहा गया है, ठीक है ना। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नृजातीय तत्व सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो बात की थी मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, कि मैं मानव कंकाल के आधार पर, मानव संरचना के आधार पर और मानव की संरचना भौगोलिक दृष्टिकोण से किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी जातियों का उदय होता है, भारतीय ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मैं बात करने वाला हूं। जैसे आप देखें तो सबसे पहले अगर बात किया जाए नृजातीय तत्व, नृजातीय तत्व का मतलब ये होता है कि मानव की शारीरिक बनावट, उसको बोलते हैं नृतत्व विज्ञान बोलते हैं, ठीक है ना। ये जानते रहिएगा कि नृजातीय तत्व क्या होते हैं, जो मानव के कंकाल के आधार पर, इन द सेंस ह्यूमन स्केलेटन की जो एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, उसके आधार पर हम विभाजन करते हैं भारत को। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियाँ और किस किस नाम से जानी जाती थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए नृजातीय तत्व, नृजातीय तत्व का मतलब ये है कि सबसे पहले कि उनकी पहचान क्या है, कैसे वो पहचाने जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपका भौतिकता के आधार पर। भौतिकता का मतलब होता है क्षेत्र या परिवेश या भौगोलिक सीमाएं, जिस एरिया, उनका एक बैकग्राउंड होता है, एरिया होता है, वहाँ पर वो जाने जाते हैं कि वहाँ का उनका स्तर कैसा है, उनकी बनावट क्या है, उनका कद काठी कैसा है, उनका सुडौल कैसा है, उनका मुख का आकार कैसा है, उनका शरीर का, उनका सर का आकार कैसा है, हेड का कंडीशन कैसी है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा, उसके आधार पर, भौतिकता के आधार पर। फिर भाषाई के आधार पर, लिंग्विस्टिक इन द सेंस भाषा कौन सी बोलते हैं, उसके आधार पर नृजातीय तत्व की पहचान की जाती है। फिर सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर, मीन्स कल्चरल्स जो एक्टिविटीज़ हैं उसके आधार पर भी हम डिवाइड करते हैं कि नृजातीय तत्व का विकास कैसे कैसे भारत में पाया जाता है, ये जानते रहिएगा। तो नृतत्व विज्ञान क्या है, पहला ये समझिए कि नृतत्व जो है वो विज्ञान क्या है। मैंने बताया कि मानव की शारीरिक बनावट, मीन्स जो हमारी एक शरीर की ढांचा है, जो हमारा एक शरीर का गठन है, उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि मानव का परिवेश कहाँ कहाँ पे है। उसके बाद उस प्रजाति का निर्धारण किया जाता है। नृतत्व विज्ञान की परिभाषा भी आप समझिए, मानव की शारीरिक संरचना और बनावट के आधार पर
उनके प्रजातियों का निर्धारण जिस विज्ञान में किया जाता है उसे हम लोग नृतत्व विज्ञान कहते हैं। और इस आधार पर देखें तो नृतत्व विज्ञान को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक है आपका सिर संबंधी, है ना, सेफेलिक इंडेक्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा है आपका नासिका संबंधी जिसको नेजल इंडेक्स कहा जाता है। मतलब सिर संबंधी मैंने बताया कि जो हमारी एक खोपड़ी है, जो हमारा एक कह सकते हैं स्कल है, इसकी बनावट कैसी थी उसके आधार पे हम डिवाइड करते हैं। दूसरा नाक नोजल्स मतलब आसपास की जो एरिया है उसके आधार पर मानव का जो बनावट था वो कैसा था उसके आधार पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जानते रहिएगा। नृतत्व विज्ञान मानव की शारीरिक बनावट के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद उनको दो भागों में बांटा जाता है, एक सिर संबंधी सेफेलिक इंडेक्स और दूसरा नासिका संबंधी नजल इंडेक्स के आधार पर। अब देखिए, जो प्रधान जनजाति कही जाती है, हमारे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाल लंबे और चौड़े सिर वाले होते हैं वो, ठीक है ना। प्रधान जनजाति इनको हेड जो प्रजातियों में रखा जाता है हमारे भारत में, आप देखेंगे लंबे और चौड़े सिरों वाले पाए जाते हैं। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत से ऐसे जो पुरातत्वविद हैं, बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने अपने अध्ययन और अपने अपने स्रोतों के आधार पर भारत में ये आप प्रजातियों का विभाजन किया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें दो मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो इतिहासकारों को हम लेते हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट आपके बी.एस. गुहा साहब है। बी.एस. गुहा ने क्या किया है कि अस्थिपंजरों का अध्ययन किया है, मानव के अस्थियों का अध्ययन किया, और इस आधार पर उन्होंने मानव प्रजाति को 6 भागों में विभाजित किया है। ठीक, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं, खासकर जब आपको एक निबंधात्मक लेख के रूप में लिखना होता है। और बाकी तो आपका कह सकते हैं कि जब कोई ऐसे प्रश्न आते हैं मतलब कि भौगोलिक प्रदेश से यानी MCQs में, तो उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बी.एस. गुहा साहब ने अपने अस्थिपंजरों के अध्ययन के आधार पर, अस्थिपंजर मैंने बताया जो मानव का कंकाल होता है, मतलब कि शरीर के जो आपके हड्डियों के ढांचा हैं उसके आधार पर जब उन्होंने देखा तो इसको 6 भागों में बांटा। और इसमें पहला देखिए नेग्रिटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, यह प्रजातियां हैं। ये मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, इनकी शारीरिक बनावट कैसी है और इन्होंने भारतीय संस्कृति को क्या दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जातियाँ, इनकी बनावट कैसी है, इनकी नाक की बनावट कैसी है, आँख की बनावट कैसी है, कान की बनावट कैसी है, इनका शरीर का जो सिर का जो खोपड़ी है वो बनावट कैसी है, शरीर का ढांचा कितना है, इनकी हाइट कितनी है, इनका कद काठी कितना है, ये सारी बातें मैं डिस्कशन करूँगा एक एक पार्ट को लेकर के। उसके बाद ये भी बताऊँगा आपको कि इनका भारत को क्या देन है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने भारत को दिया, हमारे भारतीय संस्कृति में शामिल किया, जिसको कि हम आज तक नहीं जान पाते हैं कि भारत में जो चीज़ें हम लोग आज आधुनिक रूप में या यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन समय से हम इनका इस्तेमाल करते आए हैं, वो हमें किन किन प्रजातियों से मिला है एक तरीके से, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपको एहसास होगा कि नहीं, हमारी ये जो प्रजातियाँ हैं जो अलग तरीके से दिखने वाली हैं, उन्होंने कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हमको सौंपी हैं एक तरीके से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में, और हमें उनको कितना एक तरीके से, और आने वाली जो हमारी कमिंग जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उनको हम क्या सिखा के जाएंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पहला मैंने बताया देखिए नेग्रिटो, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, और तीसरा मैंने बताया मंगोलियन के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह चंगेज खां के एक वंशज के रूप में कह सकते हैं उभर के आई थी। मेडिटेरियन का मतलब होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, जो भूमध्य सागर के आसपास का जो एरिया है वह मेडिटेरियन कहलाते हैं। फिर पश्चिमी ब्रेकाईसेफलस, ये भी इम्पोर्टेंट जातियां हैं। ये एक तरीके से कह सकते हैं, मैंने बताया ना, भौतिक, भाषाई और सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर हम इनका विभाजन करते हैं। लेकिन बी.एस. गुहा साहब ने, जो हमारे बहुत बड़े एक इतिहासकार हैं, इतिहासविद हैं, उन्होंने जब अस्थिपंजरों का अध्ययन किया तो उनके आधार पर उन्होंने क्या किया, भारत के जो मानवीय प्रजातियां उसको 6 भागों में बांटा। नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलियन, मेडिटेरियन, पश्चिमी ब्रेकाईसेफलस और उसके बाद नार्डिक।
ठीक है ना। ये किस पे आधार पर डिवाइड किए गए? अस्थि पंजर के आधार पर। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो भाषाविदों के आधार पर भी डिवाइड किया गया। मैंने क्या कहा? ये भौतिकता के आधार पर है। अस्थिपंजर का अध्ययन करना मतलब भौतिकता के आधार पे हो गया। लेकिन भाषाई इन द सेंस भाषाविदों ने भी भाषाई आधार पे जब डिसाइड किया तो इसको 4 भागों में बांट दिया। भारतीय मानवीय समाज को या प्रजातियों को 4 भागों में बांटा। एक द्रविड़ियन आपके आते हैं पहला, और दूसरा आस्टिक, तीसरा इंडो यूरोपियन, मीन्स यूरोप के कुछ लोग थे और इंडिया, ये मिल करके मिली जुली एक संस्कृति, एक मिला जुला कह सकते हैं कि शारीरिक बनावट इस्टेब्लिश होके आता है। उसके बाद है आपका तिब्बतो चाइनीज़, ठीक है ना, तिब्बतो चाइनीज़। ये आपकी प्रजातियां हैं। बात हमारी समझ में आई आप लोगों को अच्छी तरीके से? फिर से एक बार दोहरा दूं, आपको रिपीट कर दूं, और इसका आप एक तरीके से कह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले करके भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपके कह सकते हैं कंटेंट्स हैं, मैटर हैं, और इसको नोट्स के रूप में आप राइट भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं, ये बहुत ही ऑथेंटिक प्रामाणिक किताबों से नोट की गई चीज़ें हैं, कहीं इधर उधर गाइड से नहीं लिया गया है, और जल्दी आपको ये गाइडों में मिलेंगे भी नहीं। आपको किताबों से मैं एक तरीके से मैटर निकाल करके आपके बीच में लाया अध्ययन करके, तो इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट आप मानिए। देखिए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक अलग करने वाली जो मेन हमारे स्रोत हैं, पहला नर्मदा और ताप्ती, दूसरा बिंद सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, तीसरा महाकांतर के वन हैं। और यही रीजन्स था, इन्हीं विभाजकता के आधार पर उत्तर भारत में सिर्फ आर्य संस्कृति का विकास होता है, दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति ही डेवलप्ड हो पाई है। आर्य संस्कृति कभी भी दक्षिण भारत में नहीं जा पाई, और द्रविड़ संस्कृति का प्रभाव थोड़ा सा उत्तर भारत में पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है आर्य संस्कृति का दिखाई पड़ता है। जब आप आगे अध्ययन करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। महाकाव्य पुराणों में आप देखें, सबसे पहले जो प्रमाण पड़ता है, भारत को भारतवर्ष कहा गया, और भारतवर्ष का मतलब होता है भरत का देश। मैंने ये भी बताया, ऋग्वैदिक काल में भरत जन के कबीलों के नाम पर भारत पड़ा। नृजाति तत्व का मैंने पहचान बताया। आप देखिए, भौतिक, भाषाई और सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर नृजाति तत्व को भारत में डिवाइड किया गया है, और नृजाति तत्व नृतत्व विज्ञान के स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। नृतत्व विज्ञान का मतलब ये होता है मानव की शारीरिक बनावट के आधार पर प्रजातियों का निर्धारण। प्रजाति मतलब जो तमाम तरह की जातियाँ हमारे भारत में निवास करती हैं। तो देखें, नृतत्व विज्ञान में 2 तरीके के जो है कि प्रजातियों को विभाजित किया गया। एक तो सिर संबंधी, मतलब खोपड़ी से रिलेटेड है आपका, कि आपका स्कल किस तरह की क्या बनावट है, सेफेलिक्स इंडेक्स, और नासिका नेजल इंडेक्स कहते हैं। और B.S. गुहा साहब ने एक तरीके से अस्थिपंजरों का अध्ययन करके इसको 6 भागों में डिवाइड किया: नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलियन, मेडिटेरियन, पश्चिमी बैक्राइफेसलस और नार्डिक। भाषाविदों ने भी इसको एक तरीके से डिवाइड किया, और भाषाविदों के आधार पर अगर देखते हैं तो द्रविडियन, आस्टिक, इंडो यूरोपियन, तिब्बतो चाइनीज़, ठीक। नेग्रिटो की अगर पहचान किया जाए, अब एक मैंने क्या कहा था, मैं एक पॉइंट के लूँगा, और सारी चीज़ों को, जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, मैं उन सब के बारे में डिस्कशन करूँगा, सारी चीज़ों के बारे में हम बातें करेंगे। जैसे अगर देखें नेग्रिटो की बात करें, यहाँ पे देखें नेग्रिटो, तो ये भारत की सबसे प्राचीन प्रजाति है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भारत की सबसे प्राचीन जो प्रजाति है वो कौन सी है, तो नेग्रिटो है। अब इसके तत्व क्या क्या है, ज़रा समझिएगा, क्या कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये सबसे देखिए, अंडमान निकोबार जो आपका है, कोचीन है, त्रावणकोर है, इस एरिया में आप देखेंगे कदार और पलियन जनजाति आती हैं, ठीक है ना। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, देखें आप, नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये आपका। अंडमान निकोबार और कोचीन और त्रावणकोर में आप देखेंगे तो इस एरिया में यह नेग्रिटो जाति पाई जाती है, और इसमें कौन सी जनजाति है, कदार पलियन जनजाति आप जानते हैं, जिसको ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यानी आप जो आदिवासी भी कह सकते हैं, जो एक तरीके से कहा जाए प्रकृति और नेचर के काफ़ी करीब रहने वाले हैं। मैं बता दूं, तमाम ऐसी जनजातियां आज भी हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जो हमारे आइलैंड्स हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसी जनजातियां हैं जो कि समाज से आज भी उनको अलग रखा गया है, उनकी एक अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए।
आधुनिकता के इस चकाचौंध में आज भी यह तमाम जातियां हैं जो अपने आप को सेपरेट रखी हैं। कहीं से भी आधुनिकता का इनमें कुछ भी थोड़ा सा भी रंज मात्र भी नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है आज इस परिवेश में 21st सेंचुरीज़ में हम आप देखें 21वीं सदी में कि बहुत बड़ी बात है कि इन लोगों ने अपनी जनजाति को, अपने परिवेश को, संस्कृति को, भाषा को, अपने क्षेत्र, अपने एरिया को बना के रखा है। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि अब इसी तरीके से ढेर सारे कंटेंट्स, इसमें मैं बता दूं कि इन थोड़े से ही चीज़ों में हमने बहुत मैटर दे दिया है और मैंने ऐसा मैटर दिया, कोई भी एक लाइन मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, ऐसी कोई एक लाइन नहीं है जिसमें कि कई प्रश्न आपके न बनते हों। आप खुद इस पर एनालिसिस करिएगा, सोचिएगा। ठीक है, तो आने वाले समय में फिर से हम इस वीडियोस को लेके आएंगे आगे। ये पार्ट आपका 3 है और मैं कोशिश करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, इस पर नोट्स बनाएं। मेरा ये मानना है कि नोट्स भी बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अलग हूँ, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसको आप जूम करके बड़े स्क्रीन पे करके आप इसको राइट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और इसी तरीके से एक चैन बाय चैन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हो गया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से और ढेर सारा प्यार देंगे और देखेंगे। बहुत ही सिंपल साधारण कंटेंट्स है, बहुत ज़्यादा हमारा तड़क भड़क नहीं है, एक सिंपल से आते हैं। आपको जितना टाइम मिल पाता है, मैं खुद स्टडी करता हूं, मैं चाहता हूं कि जितना मैं समझ पा रहा हूं मैं उसको जो है कि आप में शेयर करूं, बांटूं, और बहुत अच्छी चीज़ होती है बांटना, शेयर करना। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। कुछ कमेंट्स आए थे कि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करिए, इंग्लिश में स्पीक करिए, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, ये हिंदी भाषी मतलब कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है। किया भी जा सकता है, लेकिन फिर उसमें कुछ दिक्कतें आएंगी जिसकी वजह से फिर उसको नहीं किया जा रहा है। और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे इसको और बेहतर करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग चाहिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।